आज दुनिया गोल्ड सिल्वर क्यों जमा कर रही है? अगर आप पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ देख रहे हैं, फाइनेंशियल हेडलाइंस पढ़ रहे हैं या सिर्फ रोज बदलते गोल्ड और सिल्वर के रेट पर नज़र डाल रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि ये दोनों मेटल्स अब पहले की तरह बोरिंग एसेट्स नहीं रहे, बल्कि इनके प्राइस मूवमेंट में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। कभी अचानक तेज़ी से ऊपर जाते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए नीचे आते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ के अप्स और डाउन्स को इग्नोर करके बड़ी पिक्चर देखें तो लॉन्ग टर्म में एक साफ और मजबूत ट्रेंड उभर कर सामने आता है, जो इशारा करता है कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स कुछ आने वाले समय को लेकर अनईजी महसूस कर रहे हैं। भारत, चाइना या आम इन्वेस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि आज सबसे बड़े और सबसे पावरफुल बायर्स खुद सेंट्रल बैंक्स बन चुके हैं। वही सेंट्रल बैंक्स जो नॉर्मली मार्केट में पैनिक नहीं दिखाते, जो डिसीजंस इमोशन से नहीं बल्कि डिकेड्स की प्लानिंग से लेते हैं। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक 2022 और 23 में इन्होंने इतना गोल्ड खरीदा जितना पिछले पूरे 55 साल में किसी भी 2 साल के पीरियड में नहीं खरीदा गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बाइंग स्पीड में सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं बल्कि अमेरिका की क्लोजेस्ट अलाइज, यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज और एशिया की फुली डेवलप्ड नेशंस भी खुलकर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे उन्हें फ्यूचर के लिए किसी इनविजिबल इंश्योरेंस की ज़रूरत महसूस हो रही हो। सवाल यहीं से शुरू होता है। जब एक आम आदमी गोल्ड खरीदता है तो उसके पीछे रीजंस बहुत सिंपल होते हैं। कभी शादी के लिए, कभी इन्फ्लेशन से बचने के लिए, कभी सेविंग्स को सेफ रखने के लिए या कभी फ्यूचर के लिए थोड़ा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद में। लेकिन जब सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदता है तो वो किसी फेस्टिवल, ट्रेडिशन या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो पूरी इकोनॉमी के सर्वाइवल, करेंसी की क्रेडिबिलिटी और ग्लोबल ट्रस्ट को बचाने की प्लानिंग कर रहा होता है। और हिस्ट्री हमें बार बार यही सिखाती है कि इतनी हैवी प्लानिंग हमेशा तब की जाती है जब डिसीजन मेकर्स को किसी बड़े इकोनॉमिक तूफान की आहट पहले सुनाई देती है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी लगभग पूरी तरह डॉलर पर टिकी हुई है, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, ऑयल और गैस की बाइंग सेलिंग हो, डिफेंस डील्स हो, ग्लोबल लोन्स हो या फिर कंट्रीज के बीच होने वाले सेटलमेंट्स। लगभग हर ट्रांजैक्शन डॉलर में ही कंप्लीट किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही डॉलर सिस्टम चलाने वाले कंट्री खुद रिकॉर्ड लेवल के कर्ज में डूबा हुआ हो, लगातार अपने खर्च पूरे करने के लिए ट्रिलियंस में नया पैसा प्रिंट कर रहा हो और फिर भी ग्रोथ स्लो होती जा रही हो। IMF के डेटा के अनुसार साल 2000 में ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग 71% हिस्सा डॉलर में रखा जाता था, जो ये दिखाता था कि दुनिया को अमेरिकन करेंसी और सिस्टम पर कितना भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, कर्ज बढ़ता गया, जियोपॉलिटिक्स टेंस होती गई और अल्टरनेटिव सिस्टम की बातें शुरू हो गई, वैसे वैसे ये शेयर धीरे धीरे गिरकर आज लगभग 58% के आसपास आ चुका है। गोल्ड बिना शोर मचाए, बिना हेडलाइंस बनाए धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने लगता है। और सवाल यह भी आता है कि साथ के साथ सिल्वर क्यों बढ़ता है। सिल्वर को अक्सर गोल्ड का पुअर कज़न समझ लिया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी सिल्वर के बिना अधूरी है। चाहे सोलर पैनल्स हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या उससे बनने वाली ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, हर जगह सिल्वर की डिमांड फ्यूचर के साथ और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक सवाल दिमाग में अटका रह जाता है, अगर सब कुछ इतना ही स्टेबल है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और सिस्टम परफेक्ट काम कर रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल सिस्टम इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटेक्शन क्यों इकट्ठा कर रहा है? इस सवाल का जवाब बहुत लंबा नहीं है, बल्कि एक ही शब्द में छुपा है, और वो शब्द है डॉलर। डॉलर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। आज का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लगभग एक ही पिलर पर टिका हुआ है, और वो पिलर है US डॉलर। क्योंकि ऑयल ट्रेड डॉलर में होता है, ग्लोबल लोन्स डॉलर में दिए जाते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स डॉलर में रन होते हैं, और इंटरनेशनल सेटलमेंट से लेकर रिजर्व तक हर जगह डॉलर ही बैकबोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब डॉलर स्टेबल लगता है तो पूरी दुनिया स्टेबल लगती है, मार्केट शांत लगती है, करेंसीज कंट्रोल में रहती हैं और देशों को लगता है कि सिस्टम भरोसेमंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जिस चीज़ पर पूरा सिस्टम टिका हो, अगर उसी में कमजोरी दिखने लगे तो डर पूरी दुनिया में फैलता है। डॉलर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
डॉलर आखिरकार एक करेंसी है, जबकि गोल्ड एक एसेट है, और करेंसी और एसेट के बीच का फर्क बहुत फंडामेंटल होता है, क्योंकि करेंसी को सरकारें जब चाहें तब प्रिंट कर सकती हैं, लेकिन एसेट को न तो बनाया जा सकता है और न ही अचानक बढ़ाया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने जो डिसीजन लिए हैं, जिस लेवल की मनी प्रिंटिंग की है, जिस तरह से कर्ज को हैंडल किया है, उसने सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज ही नहीं बल्कि डेवलप्ड नेशंस को भी मजबूर कर दिया है कि वो डॉलर्स पर अपनी ब्लाइंड ट्रस्ट को दोबारा सोचें। अगर आप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर आज तक का पीरियड देखें तो अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर प्रिंट किए हैं ताकि सिस्टम कोलैप्स न हो, ग्रोथ बनी रहे और रिसेशन को टाला जा सके। सिर्फ कोविड के दौरान ही यूएस फेडरल रिजर्व ने $4 ट्रिलियन से ज़्यादा नया पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट किया ताकि इकोनॉमी को लाइफ सपोर्ट पर रखा जा सके। अब ज़रा सोचिए, जब किसी भी चीज़ की सप्लाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है और बिना उसकी रियल डिमांड बढ़े तो उसकी वैल्यू का क्या होता है? यही सवाल डेवलप्ड कंट्रीज़ को परेशान करने लगा। मान लीजिए एक गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं, उनके लिए 10 रोटियां हैं, तो हर रोटी की अपनी एक साफ वैल्यू होगी। लेकिन अगर अचानक उसी गांव में लोगों की संख्या वही रहे और रोटियां 100 हो जाएं, तो किसी भी रोटी की कीमत पहले जैसी नहीं रह सकती। ठीक यही लॉजिक करेंसी पर भी लागू होता है, क्योंकि जब पैसा जरूरत से ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगती है, चाहे वो डाइल्यूजन तुरंत दिखे या कुछ सालों के बाद। जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ग्लोबल सिस्टम को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप स्ट्रक्चर लेवल पर समझते हैं, और यही वजह है कि ये देश इमोशंस या हेडलाइंस पर नहीं बल्कि हार्ड नंबर्स और लॉन्ग टर्म रिस्क पर डिसीजन लेते हैं। जब इन देशों ने देखा कि यूएस गवर्नमेंट का कर्ज कंट्रोल के बाहर जाता जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ही डेंजरस लेवल पर पहुंच रहे हैं और फ्यूचर लायबिलिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, तब उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई पैनिक नहीं फैलाया, बल्कि चुपचाप एक स्ट्रेटजिक मूव शुरू किया अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का। आज यूएस गवर्नमेंट का कुल कर्ज $34 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है, और इस डेट पर सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने के लिए ही अमेरिका को हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, न ही किसी एंटी अमेरिकन नैरेटिव का हिस्सा, बल्कि ये ऑफिशियल यूएस ट्रेजरी के नंबर्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंकर्स बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे माहौल में गोल्ड एक ऐसे इंश्योरेंस बन जाता है जो किसी कंट्री की पॉलिसी, किसी प्रेसिडेंट के डिसीजन या किसी सेंट्रल बैंक की प्रिंटिंग मशीन पर डिपेंड नहीं करता। अगर कल सैंक्शंस लग जाएं, करेंसीज फ्रीज हो जाएं या ग्लोबल पेमेंट सिस्टम टेम्परेरी बंद कर दिए जाएं, फिर भी गोल्ड अपनी वैल्यू और पहचान नहीं खोता, क्योंकि गोल्ड सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल है, जब रूस के फॉरेन रिजर्व फ्रीज किए गए तब दुनिया ने पहली बार प्रैक्टिकली देखा कि फॉरेन रिजर्व भी पॉलिटिकल टूल बन सकते हैं, और ये रियलाइजेशन सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा। उस मूवमेंट पर कई न्यूट्रल और डेवलप्ड इकोनॉमीज को ये बात क्लियर होगी कि अगर रिजर्व पॉलिटिकल हो सकते हैं तो न्यूट्रल एसेट की इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। और यही वजह है कि सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि कई डेवलप्ड कंट्रीज ने भी क्वाइटली गोल्ड बाइंग करना शुरू कर दिया। डेवलप्ड कंट्रीज पैनिक में नहीं है, वो हेडलाइंस नहीं बना रहे, वो स्पीचेस नहीं दे रहे, बल्कि क्वाइटली रिस्क मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि जब पावरफुल इकोनॉमीज शांत तरीके से अपना बिहेवियर बदलती हैं तो कुछ साल बाद दुनिया के लिए पिक्चर पूरी तरह बदल चुकी होती है। एक और गहरा सवाल पैदा होता है कि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो आखिर वो प्रैक्टिकली करते क्या हैं? कैट गोल्ड से उठाकर बस किसी लॉकर में रख देते हैं, या फिर गोल्ड के पीछे एक पूरी साइलेंट, लेयर्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है जो आम लोगों को दिखती नहीं, और आज हम इसी स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेंट्रल बैंक कोई प्रॉफिट कमाने वाली प्राइवेट कंपनी नहीं होती। उसका काम पैसा बनाना या रिटर्न चेज करना नहीं होता, बल्कि सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा रोल होता है करेंसी को स्टेबल रखना, फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स से बचाना और इकोनॉमी को एक्सट्रीम सिचुएशन में सर्वाइव करवाना। इसीलिए जब सेंट्रल बैंक कोई एसेट खरीदता है तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, मार्केट हाइप या ट्रेंड को नहीं देखता, बल्कि दशकों आगे के रिस्क, अनसर्टेनिटी और खराब से खराब सिचुएशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है। सेंट्रल बैंक के लिए गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, फेस्टिवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, और न ही यूट्यूब वाला इन्वेस्टमेंट टिप है, बल्कि गोल्ड उनके लिए एक ऐसे हुक की तरह काम करता है। जब फाइनेंशियल मार्केट हिल रहे होते हैं, करेंसीज प्रेशर में होती हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही होती हैं और सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स अनस्टेबल हो रहे होते हैं,
तब वही ऊक पूरे सिस्टम को डूबने से बचाए रखता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन कम चर्चा वाली सच्चाई है कि हर देश का गोल्ड हमेशा उसी देश में नहीं रखा होता। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो देश का सोना है वो उसी देश में रखा जाए, और यही बात लोगों को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है। बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज का गोल्ड आज भी न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल वॉलेट्स में रखा हुआ होता है, जो टेक्निकली सेफ माना जाता है। लेकिन जिस दिन कोई देश अपना गोल्ड वापस मांगता है तो वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं होता, वो एक साइलेंट सिग्नल होता है कि ट्रस्ट स्ट्रक्चर में कुछ बदल रहा है। जर्मनी ने पिछले कुछ सालों में अपने गोल्ड का एक बड़ा हिस्सा यूएस और फ्रांस से वापस लिया, और इसका रीज़न कोई पैनिक या पब्लिक ड्रामा नहीं था, बल्कि एक सिंपल लॉजिक था, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ये डिस्ट्रस्ट नहीं था, ये एंटी अमेरिका मूव नहीं था, बल्कि प्योर रिस्क मैनेजमेंट था, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो राष्ट्र एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कम करना शुरू कर देते हैं। एक सवाल ये भी है कि सेंट्रल बैंक गोल्ड कैसे खरीदते हैं। सेंट्रल बैंक गोल्ड अमेज़न या ज्वेलरी शोरूम से ऑर्डर नहीं करते, बल्कि वो स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन तरीके से खरीदते हैं। आमतौर पर सेंट्रल बैंक 3 मेन मेथड्स यूज़ करते हैं। पहला, डोमेस्टिक माइनिंग से डायरेक्ट परचेज करते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय करते हैं। और तीसरा, मार्केट डिप्स के दौरान क्वाइटली एक्यूमुलेशन करते हैं ताकि प्राइस स्पाइक ना हो। इसलिए जब मीडिया को पता चलता है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, तब तक असल खरीदारी काफ़ी पहले ही हो चुकी होती है। अगर कोई सेंट्रल बैंक ओपनली अनाउंस कर दे कि वो भारी मात्रा में गोल्ड खरीद रहा है, तो मार्केट में पैनिक शुरू हो जाता है और प्राइसेस तुरंत ऊपर भागने लगते हैं और बाइंग एक्सपेंसिव हो जाती है। इसलिए स्मार्ट सेंट्रल बैंक्स शोर नहीं मचाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बल्कि क्वाइटली और एफिशिएंटली अपना पूरा काम करते रहते हैं। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में गोल्ड का रोल बाकी एसेट से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि गोल्ड किसी और की लायबिलिटी नहीं होता, बॉन्ड किसी गवर्नमेंट का डेट होता है, करेंसी किसी सिस्टम का प्रोमिस होता है, लेकिन गोल्ड सिर्फ गोल्ड होता है, बिना काउंटर पार्टी रिस्क के। अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है कि जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर गया है, करेंसीज कोलैप्स हुई हैं, युद्ध हुए हैं, सैंक्शंस लगे हैं, सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दी है। ये डिसीजन इमोशन से नहीं लिए जाते, ये डेटा ड्रिवन रिफ्लेक्स होते हैं जो क्राइसिस के बार बार रिपीट होने से डेवलप हुए हैं। सवाल ये भी आता है कि सिल्वर को सेंट्रल बैंक क्यों नहीं रखते। ये एक कॉमन कंफ्यूजन है कि जब गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट है तो सिल्वर रिजर्व में क्यों नहीं दिखता, और इसका रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल है। सेंट्रल बैंक सिल्वर को रिजर्व एसेट के रूप में कम देखते हैं, क्योंकि सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल होता है और इंडस्ट्रियल डिमांड से हैवी इन्फ्लुएंस रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर बेकार है। सिल्वर का रोल अलग है, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर डिमांड का इंडिकेटर है। सेंट्रल बैंक्स अपने टोटल रिजर्व में गोल्ड का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वो खुद इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहे होते हैं कि वो सिस्टम को स्मूथ और प्रेडिक्टेबल रहने पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये मैसेज लाउड नहीं होता, हेडलाइंस में नहीं आता, लेकिन ग्लोबल फाइनेंस के अंदर इसे बहुत सीरियस लिया जाता है। इन्फ्लेशन, रिसेशन और करेंसी कोलैप्स का गोल्ड और सिल्वर से क्या कनेक्शन होता है? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हर इंसान के बैंक अकाउंट में पैसा होता है। अगर आपके पास जो बैंक अकाउंट में पैसा है उससे आप हर साल कम चीज़ें खरीद पा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो सच में आप अमीर हो रहे हैं या बिना महसूस किए धीरे धीरे गरीब बनते जा रहे हैं? और इसी सवाल का जवाब इन्फ्लेशन, रिसेशन और करेंसी कोलैप्स के पूरे साइकिल में छुपा हुआ होता है, जिसे समझे बिना पैसा समझना इम्पॉसिबल होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि पैसा गायब हो गया, बल्कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि पैसा वही रहता है, लेकिन उसकी बाइंग पावर चुपचाप कमज़ोर होने लगती है। आज जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है, अगर वही चीज़ कल 120 रुपये में मिलने लगे तो टेक्निकली आपका पैसा बढ़ा नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की वैल्यू कम हो चुकी है, चाहे आपकी सैलरी वही के वही क्यों ना हो। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रीज़न होता है एक्सेस मनी सप्लाई, यानी सिस्टम में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा। जब गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को सपोर्ट करने के नाम पर बड़ी मात्रा में पैसा सिस्टम में डालते हैं, लेकिन उसी स्पीड से प्रोडक्शन, सर्विसेज और रियल आउटपुट नहीं बढ़ पाता, तो उस एक्स्ट्रा पैसे का असर प्राइसेस में दिखने लगता है और प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगते हैं। कोविड के बाद लगभग हर मेजर इकोनॉमी में बड़ी मात्रा में पैकेज अनाउंस हुए, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, जापान हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2022 और 23 के दौरान ग्लोबल इन्फ्लेशन कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया
और ये कोई सरप्राइज नहीं था, बल्कि ये इकोनॉमी की डायरेक्ट परिणाम थे। गोल्ड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसकी सप्लाई लिमिटेड है और फिक्स होती है। आप चाहें तो नोट प्रिंट कर सकते हैं, डिजिटल मनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड को न तो जल्दी बनाया जा सकता है, न ही उसकी सप्लाई मन मर्जी से बढ़ाई जा सकती है। इसलिए जब करेंसी की वैल्यू गिरती है और इन्फ्लेशन पैसे को खा रहा होता है, तब गोल्ड रिलेटिव तौर पर स्टेबल रहता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन का हिस्सा नहीं बनता। गोल्ड का काम आपको अमीर बनाना नहीं होता, गोल्ड का असली काम होता है आपके पैसे की वैल्यू को बचाए रखना। सिल्वर इन्फ्लेशन के समय गोल्ड की तुलना में ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ रिजर्व एसेट नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब सिल्वर को दो तरफ से सपोर्ट मिलता है, एक मॉनेटरी और दूसरा इंडस्ट्रियल। रिसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी की स्पीड स्लो हो रही है, जॉब्स कम हो रही हैं, स्पेंडिंग घट रही है और लोगों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिर रहा है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस गिरता है, लोग रिस्क लेने से बचने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं और सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं। रिसेशन के दौरान गोल्ड इंश्योरेंस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम लोग रिटर्न्स नहीं, सेफ्टी ढूंढते हैं। इसलिए हिस्ट्री में बार बार देखा गया है कि रिसेशन से पहले या रिसेशन के दौरान गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग सिस्टम पर नहीं, एसेट पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी। कोविड के दौरान भी जब पूरी वर्ल्ड की मार्केट पैनिक मोड में थी, तब भी गोल्ड ने सेम बिहेवियर रिपीट किया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दशकों से बना हुआ बिहेवियर पैटर्न है, जिसे सेंट्रल बैंक और बिग इंस्टीट्यूशन बहुत सीरियसली लेते हैं। जब लोग करेंसी पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, बैंक से पैसा निकालने लगते हैं और सिस्टम से फेथ खत्म होने लगता है, तब पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्रैक करना शुरू कर देता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, लैटिन अमेरिका की इकोनॉमीज। जब करेंसीज कोलैप्स हुई तो लोगों के बैंक अकाउंट में टेक्निकली तो पैसा था, लेकिन प्रैक्टिकली यूजलेस हो चुका था। लेकिन जिन लोगों के पास गोल्ड या हार्ड एसेट थे, उनके पास चॉइस थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी और सर्वाइवल का ऑप्शन था। 3 देशों की बात करते हैं, अमेरिका, चाइना और रसिया। तीनों के सिस्टम्स अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन एक चीज़ पर तीनों की नज़र एक जैसी है, वो है गोल्ड। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डॉलर आज भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन है। इसको देखकर लगता है कि अमेरिका को गोल्ड पर डिपेंड रहने की कोई खास ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है। 8000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है अमेरिका के पास। और यह गोल्ड सिर्फ बैलेंस शीट का नंबर नहीं है, यह अमेरिका को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि एक लास्ट ऑप्शन ट्रस्ट देता है कि अगर कभी सिस्टम हिल भी जाए तो बैकअप मौजूद है। अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, वो ओपनली गोल्ड बाइंग शो नहीं करता, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट गोल्ड नहीं बल्कि डॉलर का ट्रस्ट है। और अगर अमेरिका बहुत तेज़ी से गोल्ड खरीदना शुरू कर देगा तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछेगी, क्या डॉलर सेफ नहीं है? अब चाइना की तरफ चलते हैं और यहाँ स्टोरी पूरी तरह बदल जाती है। चाइना लाउड नहीं होता, चाइना इमोशनल स्टेटमेंट नहीं देता, चाइना क्वाइटली काम करता है, नंबर्स के साथ, पेशेंस के साथ। ऑफिशियल डेटा यही दिखाता है कि चाइना अपने गोल्ड रिजर्व को धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ा रहा है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना हेडलाइंस के, क्योंकि चाइना शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि अगले 20-30 साल का गेम खेलता है। चाइना के लिए गोल्ड का मतलब सिर्फ रिजर्व एसेट नहीं है, गोल्ड का मतलब है डॉलर डिपेंडेंसी को स्टेप बाय स्टेप कम करना, क्योंकि चाइना जानता है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी करेंसी तब तक ग्लोबल ट्रस्ट नहीं बना सकती जब तक उसके पीछे हार्ड एसेट्स का सपोर्ट न हो। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इसी लार्जर पिक्चर का हिस्सा है। जब चाइना एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करता है, तो वो सिर्फ रोड्स और पोर्ट्स नहीं बना रहा, वो इन्फ्लुएंस बिल्डअप कर रहा है। और इन्फ्लुएंस को सस्टेन करने के लिए हार्ड एसेट और गोल्ड जैसी बैकिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब रसिया की बात करते हैं। यहाँ गोल्ड चॉइस नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। सैंक्शंस के बाद रसिया ने पर्टिकुलरली देख लिया था कि फॉरेन रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं, पेमेंट सिस्टम ब्लॉक हो सकता है और ओवरनाइट एक्सेस खत्म किया जा सकता है। इसी एक्सपीरियंस के बाद रसिया ने अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीटली शिफ्ट की,
डॉलर एक्सपोजर कम किया और गोल्ड को तेजी से बढ़ाया, क्योंकि रसिया जानता है कि गोल्ड को सैंक्शन नहीं किया जा सकता, फ्रीज नहीं किया जा सकता और कंट्रोल से बाहर नहीं लिया जा सकता। अगर तीनों देशों को सिंपल लैंग्वेज में कंपेयर करें तो अमेरिका स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहा है, चाइना सिस्टम के अंदर अल्टरनेटिव बना रहा है और रसिया सिस्टम से प्रोटेक्शन ले रहा है। रीजन अलग अलग हैं लेकिन डायरेक्शन सबकी सेम है। हजारों सालों की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब भी कोई सिविलाइजेशन राइज करती है, जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है, करेंसी पर भरोसा होता है और फ्यूचर सिक्योर दिखता है, तब गोल्ड बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन जैसे ही इम्बैलेंस शुरू होता है, खर्च कंट्रोल से बाहर जाता है और ट्रस्ट हिलने लगता है, गोल्ड अपने आप फिर से सेंटर में आ जाता है। चाहे रोमन एम्पायर का आप उदाहरण ले सकते हैं या फिर 1930s के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया, जहां डॉलर को गोल्ड से लिंक किया गया और बाकी करेंसीज को डॉलर से। सिस्टम तब तक स्टेबल रहा जब तक अमेरिका के पास गोल्ड बैकिंग स्ट्रॉन्ग थी और दुनिया को उस प्रॉमिस पर भरोसा था। 1971 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब अमेरिका ने डॉलर और गोल्ड का लिंक तोड़ दिया और उसी दिन से दुनिया प्योर पेपर मनी सिस्टम में एंटर कर गई, जहां पैसा एसेट नहीं बल्कि प्रॉमिस बन गया। इसके बाद हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो गई। डेट एक्सप्लोड हुआ, एसेट बम्बल्स बने, बूम बस्ट साइकिल तेज हुए और फाइनेंशियल क्राइसिस एक पैटर्न की तरह रिपीट होने लगे। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इसी चेन का बड़ा एग्जाम्पल था। बैंकिंग सिस्टम हिल गया, ट्रस्ट टूट गया और सेंट्रल बैंक्स ने सिस्टम बचाने के लिए मैसिव मनी प्रिंट की और ठीक उसी फेज में गोल्ड ने फिर अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी शुरू कर दी। अगर ध्यान से पैटर्न देखें, एक सिंपल बात सामने आती है, जब सिस्टम स्टेबल लगता है गोल्ड इग्नोर होता है और जब सिस्टम हिलता है गोल्ड ऑटोमेटिकली याद आ जाता है बिना किसी प्रमोशन के। आज के टाइम में गोल्ड खरीदना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल निकाला, ऐप खोली, एक क्लिक किया, स्क्रीन पर लिखा आ गया कि सोना आपका। लेकिन असली सवाल यही है कि जो आपने खरीदा है क्या वो सच में आपका है या फिर स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर है। इस सवाल का जवाब गोल्ड के प्राइस में नहीं बल्कि गोल्ड के फॉर्म में छुपा हुआ है, क्योंकि आज गोल्ड 3 अलग अलग चेहरों के साथ एग्जिस्ट करता है और तीनों का नेचर एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। पहला है फिजिकल गोल्ड, दूसरा डिजिटल गोल्ड और तीसरा पेपर गोल्ड। बाहर से दिखने में तीनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन सिस्टम प्रेशर में आते ही इनका फर्क बहुत साफ हो जाता है। फिजिकल गोल्ड वही होता है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, कोइन, बार, ज्वेलरी के रूप में। ये गोल्ड किसी प्रोमिस पर नहीं बल्कि रियलिटी पर बेस्ड होता है। फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। आपका गोल्ड आपके कंट्रोल में होता है। अगर सिस्टम हिल जाए, बैंक बंद हो जाए या प्लेटफॉर्म गायब हो जाए, तब भी गोल्ड अपनी वैल्यू नहीं भूलता। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे स्टोरेज का रिस्क, प्योरिटी की टेंशन और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत सेल करने में थोड़ी देर लगना। यानी सेफ्टी ज़्यादा है लेकिन सुविधा थोड़ी कम। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पर। डिजिटल गोल्ड का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन गोल्ड खरीदते हैं, स्क्रीन पर अमाउंट दिखता है लेकिन गोल्ड फिजिकली किसी वॉलेट में रखा होता है। यानी आप गोल्ड देखते नहीं हैं, सिर्फ भरोसा करते हैं कि कहीं पर रखा होगा। डिजिटल गोल्ड सुविधाजनक है, छोटे अमाउंट से शुरू हो जाता है, खरीदना बेचना आसान होता है और स्टोरेज की हेडेक भी नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, आप गोल्ड पर नहीं सिस्टम पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। अगर प्लेटफॉर्म सही चला सब स्मूथ लगता है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर प्रॉब्लम आई, रेगुलेशन बदल गए या क्राइसिस के टाइम सिस्टम फ्रीज हो गया, तो आपका डिजिटल गोल्ड सडनली पेपर जैसा बिहेव करने लगता है। अब तीसरा और सबसे मिसअंडरस्टूड फॉर्म है पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड का मतलब होता है ETFs, फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ आप गोल्ड नहीं रखते बल्कि गोल्ड का एक क्लेम रखते हैं। नॉर्मल टाइम में पेपर गोल्ड परफेक्टली काम करता है, ट्रेडिंग इजी होती है, लिक्विडिटी हाई होती है। लेकिन क्राइसिस के टाइम यहाँ पर असली फर्क सामने आता है। पेपर गोल्ड में सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि क्लेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फिजिकल गोल्ड बहुत कम। यानी जब सब एक साथ गोल्ड मांगने लगते हैं तो सिस्टम के पास देने के लिए एक्चुअल गोल्ड नहीं होता। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि पेपर और फिजिकल गोल्ड के प्राइस में गैप बन गया।
क्योंकि क्राइसिस के टाइम प्रॉमिस नहीं पोजीशन मैटर करता है। यही रीज़न है कि सेंट्रल बैंक्स कभी पेपर गोल्ड पर डिपेंड नहीं करते, वो हमेशा फिजिकल गोल्ड रखते हैं, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट सिर्फ फिजिकल से ही होता है, प्रॉमिस से नहीं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। फिजिकल गोल्ड में कंट्रोल ज़्यादा है लेकिन सुविधा थोड़ी कम। डिजिटल गोल्ड में सुविधा ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल मीडियम, और पेपर गोल्ड में सुविधा बहुत ज़्यादा है लेकिन कंट्रोल ऑलमोस्ट जीरो। अब तक हमने गोल्ड और सिल्वर को हिस्ट्री के लेंस से देखा, जियोपॉलिटिक्स के एंगल से समझा, सेंट्रल बैंक्स की स्ट्रेटजी में ऑब्जर्व किया और आम आदमी के इम्पैक्ट से कंसेप्ट किया। लेकिन अब सिर्फ एक ही सवाल बचता है, आगे क्या? क्या गोल्ड सिल्वर का ये फेज बस टेम्परेरी है या फिर दुनिया क्वाइटली बिना किसी अनाउंसमेंट के एक नए फाइनेंशियल फेज में एंटर कर रही है? फ्यूचर को एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन हिस्ट्री एक बात साफ बताती है, सिग्नल्स को इग्नोर करना हमेशा महंगा पड़ता है। अगर आप फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो 3 जगह देखिए, सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी की रियल डिमांड कहाँ जा रही है। आज लगभग हर मेजर इकोनॉमी बड़े कर्ज के साथ चल रही है, और कर्ज का सिंपल मतलब होता है आज का कंफर्ट फ्यूचर के पैसों से खरीदा जा रहा है। जैसे जैसे फ्यूचर पर प्रेशर बढ़ता है, सिस्टम नेचुरली उन चीज़ों की तरफ झुकता है जो प्रिंट नहीं होती, जो प्रॉमिस पर नहीं बल्कि रियलिटी पर बेस्ड होती हैं, और यहीं से हार्ड एसेट की इंपॉर्टेंस वापस शुरू हो जाती है। इस बीच दुनिया धीरे धीरे सिंगल पावर मॉडल से निकलकर मल्टी पावर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है, जहां ट्रेड करेंसीज डाइवर्सिफाई हो रही हैं, पेमेंट सिस्टम डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और पावर एक जगह पर सीमित नहीं रही है। ऐसे एनवायरनमेंट में न्यूट्रल एसेट अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट कमज़ोर होता है तो सिस्टम को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो बिना किसी एक देश, एक पॉलिसी या एक प्रॉमिस पर डिपेंड ना करे। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो आने वाले 10 साल सिर्फ डिजिटल नहीं होंगे, ये एनर्जी के साल होंगे। सोलर, ईवीज, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, इन सब का एक साइलेंट हीरो है सिल्वर। इसलिए सिल्वर को सिर्फ एक प्रीशियस मेटल समझना अधूरी पिक्चर है। सिल्वर फ्यूचर का इंफ्रास्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल भी है, और इसी वजह से सिल्वर को इग्नोर करना सिस्टम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। गोल्ड का रोल फ्यूचर में भी वही रहेगा जो हमेशा से रहा है, ट्रस्ट की फाइनल लेयर। गोल्ड इकोनॉमी को ग्रो नहीं करता लेकिन इकोनॉमी को गिरने से रोकता जरूर है। गोल्ड क्राइसिस का मेटल नहीं है, गोल्ड अनसर्टेनिटी का मेटल है, और आज की दुनिया क्राइसिस से ज़्यादा अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। सिल्वर का नेचर थोड़ा अलग है, सिल्वर ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, कभी तेज़ ऊपर कभी तेज़ नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर टेक्नोलॉजी और एनर्जी डिमांड बढ़ती रही तो सिल्वर को सिस्टम नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। गोल्ड और सिल्वर कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं देते कि आप ओवरनाइट अमीर बन जाएंगे। ये सिर्फ इतना रिमाइंड कराते हैं कि सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, और जब सिस्टम परफेक्ट नहीं होता तो थोड़ी प्रोटेक्शन रखना गलत नहीं होता। आम आदमी को सेंट्रल बैंक बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ग्लोबल स्ट्रेटजी समझने की, प्रेशर लेने की। आम आदमी को सिर्फ इतना समझना है कि जब दुनिया के पावरफुल लोग प्रोटेक्शन ढूंढने लगते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और उस वजह को समझना अवेयरनेस कहलाता है, डर नहीं। इंडिया जैसे देश के लिए गोल्ड कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है और फ्यूचर के बारे में सोचने की आदत। इसलिए ग्लोबल ट्रेंड्स देखकर पैनिक करना जरूरी नहीं है, पर्सपेक्टिव जरूर बनाना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं करते, ये सिर्फ एक रिमाइंडर देते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, पैसा भरोसा भी होता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया बिल्कुल परफेक्ट चल रही है तो गोल्ड आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है, तो गोल्ड और सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं रहेंगे, सिग्नल्स बन जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आपकी संयम और समझदारी पर डिपेंड करता है। कई बार जल्दबाजी में ली गई एंट्री एग्जिट से पहले ही महंगी पड़ जाती है। मेरा काम सिर्फ आपको सच्चाई बताना था, फैक्ट बताना था। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।